डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामोफिलिक। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर पी ब्लॉक। चूँकि इस बार से सीबीएसई जो है पर्टिकुलरली इस बार एमसीक्यू फॉर्म में पूछने जा रहा है, तो हम सिर्फ एमसीक्यू के ही क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि यही आने वाले हैं। मैं बहुत ही सिलेक्टेड 116 क्वेश्चंस का पैक लेके आया हूं और इससे बाहर जाने के चांसेस ना के बराबर हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप एक बार ये क्वेश्चंस कर लीजिए, आप पी ब्लॉक के लिए बिल्कुल श्योर हो सकते हैं। एमसीक्यू होने की वजह से ये आपको आपकी नीट और जेई के एग्ज़ाम में भी मदद करेंगे और इनमें से बहुत सारे तो प्रीवियस ईयर नीट और जेई के ही क्वेश्चंस हैं। तो एक बार हम इन क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। और ये बेसिकली इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन टिक नहीं करवाऊंगा, उनको डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में मिलते भी हैं तो इतने डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ शायद ही मिले। तो बस आप अपने कैरियर का आधा घंटा या 1 घंटा मेरे साथ इस वीडियो पे लगाइए और फिर आप पी ब्लॉक के बारे में बिल्कुल श्योर होकर एग्जाम में जाइए। तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड ऑफ ग्रुप 16। अच्छा, ये चैप्टर करने से पहले, एमसीक्यू करने से पहले मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि थोड़ी बेसिक जो प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि पी ब्लॉक की बेसिक जो जानकारी है वो आपने स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, एकदम ब्लैंक नहीं है। ब्लैंक भी है तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, आप समझ जाएंगे सब कुछ, लेकिन अगर पहले से इन्फॉर्मेशन है तो बहुत मदद मिलेगी। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 16 के जो हैलाइड हैं उनमें से कौन सा ऐसा है विच डज नॉट पोजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं आपका फॉलो कर रहा है ना, जो पोजेस नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। H2O एक ऐसा है जिसके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो हमें, जैसा मैंने बताया, सिर्फ आंसर टिक नहीं करना है, रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है ना, क्योंकि आगे हो सकता है वो क्वेश्चन को किसी और लैंग्वेज में बदल के तोड़ मरोड़ के पूछ ले। तो ग्रुप 16, ये सारे के सारे हैलाइड आपके कौन से हैं? ग्रुप 16 के हैं। ग्रुप 16 कौन सा वाला ग्रुप होता है? ऑक्सीजन वाला ग्रुप। इसको रटने की ट्रिक क्या है? उससे टेपो, है ना, उससे टेपो। तो ये वाले जो हैं, ये एलिमेंट किसके अंदर आते हैं? ग्रुप 16 के अंदर आते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, है ना, ये किसके अंदर आते हैं? ग्रुप 16 के अंदर आते हैं। तो इनके जो हैलाइड हैं आपके, ठीक है, तो ग्रुप 16 के आपके ये क्या है? आपके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन सा पोजेस नहीं करता? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका H2O हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो वाटर होता है आपका, वो आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ईजिली ब्रेक नहीं होता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जिसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ईजिली बाहर निकल जाएगा, है या नहीं? तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, हाइड्रोजन ईजिली बाहर निकलेगा नहीं, तो क्या होगा? ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन ग्रुप 16 के जितने भी बाकी आपके होंगे ना, जितने भी हैं जो मैंने अभी आपको बताया है लाइट, वो आपके क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। और एक और खास बात, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे, नीचे की तरफ जाओगे, वैसे वैसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। 16 ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन H2O एक ऐसा है जो आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करता है। किस वजह से? जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, कैसा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो उसके ब्रेकडाउन ना होने की वजह से, ईजिली ब्रेकडाउन ना होने की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, SO2, है ना। SO2 क्या होता है आपका? SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। और क्या कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे? तो इससे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड है क्या। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गैस होती है। क्या होती है? ये टॉक्सिक गैस होती है। जो माचिस जब जलती है ना, मैच बॉक्स, तो उस टाइम जो मैचेस जलते हैं तो जो स्मेल आती है उस टाइप की स्मेल होती है इसकी। और नेचुरली भी ये निकलती है, जो आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी वगैरह होती है उनसे निकलती है। तो बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है इसकी। जैसे नाइट्रिक एसिड आपकी हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया आपका, उसकी जो पंजेंट स्मेल होती है वैसा सा होता है इसका, बहुत टॉक्सिक सा होता है। तो अब ये कह रहा है, तो ये तो आप समझ गए SO2 के बारे में। ये होता कैसा है? कलरलेस होता है, कलरलेस होता है ये। अभी देखते हैं कि ये क्या क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या क्या है इसमें से। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपको पता होना चाहिए उसका क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पता होना चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर। तो SO2 में आपको पता है ऑक्सीजन -2 में होता है ना। तो सल्फर का क्या हो जाएगा? सल्फर का अगर हम X मान ले
तो X प्लस ऑक्सीजन का -2 और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। बहुत बेसिक है, क्लास 11th में आप लोगों ने ये जरूर निकालना सीखा होगा, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो यानी SO2 में सल्फर जो है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब ये है कि ये क्या कर सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, है या नहीं है। या फिर ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और -2 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये जा सकता है। तो जब ये क्या करेगा, एक बार लूज करेगा, एक बार ये गेन करेगा, तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के तरह पे काम कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। अब ब्लीचिंग एजेंट किस वजह से होता है, अपने रिड्यूसिंग नेचर की वजह से ही, ठीक है। देखिए कहीं पे अगर नेसेंट ऑक्सीजन है, फ्री ऑक्सीजन है, तो वो भी ब्लीचिंग एजेंट होगा। या फिर अगर कहीं पे कोई भी चीज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखा रही है तो वो भी आपका ब्लीचिंग एक्शन शो कर रहा होगा, ठीक है। तो ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या हुआ, SO2 क्या करता है, कलर्ड सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। जो भी आपके कलर्ड सब्सटेंस होते हैं उनसे ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, कौन, SO2। और ये हो गई इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, कलरलेस बना देता है उसको, यही तो होता है ब्लीच, है ना। एक और इसकी खास बात क्या होती है SO2 की, कि ये तीनों तो होते ही होते हैं, इसके साथ साथ ये डिसइंफेक्टेंट भी होता है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट भी होता है और फूड के प्रिजर्वेशन में भी इस्तेमाल होता है। तो हो सकता है कि अगले जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्कूल में तो उसमें इन तीनों में से कोई ना दे के कुछ और दे के, और एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिसइंफेक्टेंट या प्रिजर्विंग ऑफ फूड ऐसा कुछ पूछ लें। तो जब भी आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो वो एक क्वेश्चन नहीं होता, वो 4 क्वेश्चन होते हैं MCQ में खास तौर पे। तो आपको सारे के सारे ऑप्शन के ऊपर अच्छे से डिटेल में समझना है ताकि पेपर में जाके गलती ना कर पाए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट represent the correct order of electron gain enthalpy of the given atomic species। तो आपसे क्या पूछा है कि क्या होना चाहिए आपका, करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के करेक्ट ऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे, देख लीजिए एक बार, SOCl फ्लोरीन, ठीक है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनमें आपका पूछा हुआ है ना। तो हम एक बार चारों को पढ़ेंगे और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो जो सबसे ज़्यादा आपका, तो ये क्लोरीन हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निगेटिव साइन के साथ पूछा है तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर फ्लोरीन होगा, फिर सल्फर होगा, फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। आपने इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रटी हुई है, आपको पता है, सबको पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो सबसे ज़्यादा बेचैन है ना। तो क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा, ठीक। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप। अच्छा एक चीज को आप समझिए, जब कभी भी पेपर में आपसे शेप पूछा जाए, टेट्राहेड्रल या कुछ भी ऐसा, तो एक्चुअली शेप नहीं पूछना चाहता, वो आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो आप क्या करो कि आप जो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, है ना, क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो वहाँ पे आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, हाफ करके मोनो वो वैलेंस एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस C माइनस, ऐसे करके पढ़ा होगा ना फॉर्मूला। तो आप उस फॉर्मूले को लगाइए और उस फॉर्मूले को लगा के आप क्या करिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। तो वैसे तो SF4 देखो, XeF6 SF4 कुछ ऐसे कंपाउंड है जो बिल्कुल रटे होते हैं, मतलब बच्चों को पता होता है ये क्या है, ठीक है। तो जो आपका SF4 होता है, इसका जो हुआ करता था क्या होता था, sp3d। इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होती थी, sp3d, है या नहीं, ठीक है। तो sp3d की वजह से इसकी जो शेप हो जाएगी, अब ये आपको ना NCERT में दे रखा है उन्होंने एक टेबल कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी शेप होगी, ठीक है। तो वो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3d है, और sp3d के लिए जो शेप होती है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। किसका, SF4 का। तो इसमें से आपसे उसने यही पूछा है कि कौन सा टेट्राहेड्रल नहीं है, तो SF4 आपका टेट्राहेड्रल नहीं है। ये कैसे पता लगेगा, फिर बता रहा हूँ आपको, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। उस हाइब्रिडाइजेशन से पता लगेगा कि कौन आपका टेट्राहेड्रल है, कौन आपका क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ठीक है। वो जो लोन पेयर होता है ना सल्फर के ऊपर, वही उसको टेट्राहेड्रल बनने नहीं देता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है सल्फर का, ये इस कंपाउंड का, यहाँ पे 2 F होते हैं आपके, ठीक है, एक F यहाँ होता है
और एक एफ थोड़ा ऐसे यहाँ होता है, और ये लोन पेयर जो होता है ना यहाँ पे, यही लोन पेयर इसको क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल नहीं बनने देते, ये इसको क्या बना देते हैं, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल बना देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। परऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर क्या होता है, तो इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि परऑक्सो एसिड होता क्या है ना। दो इसके दो होते हैं, वो दो रट लोगे उससे काम बनेगा नहीं। वैसे वो दो होते हैं आपके H2S2O5 और H2S2O8 है ना, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, दो आपके परऑक्साइड हैं सल्फर के। हो सकता है कि क्वेश्चन का कुछ शुरू का हिस्सा आपको क्लियरली दिखाई ना दे रहा हो स्क्रीन पे, तो इसलिए मैं उसको रीड भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो दो होते हैं आपके सल्फर के परऑक्सो एसिड, ये जो पार्ट ए है ये करेक्ट आंसर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए परऑक्सी लिंकेज होता क्या है। तो परऑक्सी लिंकेज का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड में जो बॉन्ड होना चाहिए क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं, परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, अगले में चलते हैं। कहता है तो ये दोनों ऐसे हैं जिनमें बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, बाकी तो काफ़ी सारे होते हैं, आपको वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप जितना पढ़ो उतना कम है केमिस्ट्री में तो, और ये चैप्टर आपको पता ही ये रटने वाला है, लेकिन इन क्वेश्चन से बाहर जाने के चांसेस ना के बराबर है। हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कह रहा है जो आपका H2SO4 है किसकी तरह एक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। और ये क्या करता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों को क्या कर देता है, आपका ऑक्सीडाइज कर देता है ना। बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज बाई कंसनट्रेटेड H2SO4 इनटू गैसियस प्रोडक्ट, है ना। तो गैसियस प्रोडक्ट में किसको ये कर देता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका ऑप्शन हो जाएगा, अरे कौन सा ये रहा, इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, कार्बन। रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाती है कि जब कार्बन के साथ आपका रिएक्ट करता है H2SO4, है ना, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। क्या बना देता है, वाटर। तो जो कार्बन हो जाता है वो किस फॉर्म में हो जाता है आपका, गैसियस फॉर्म में हो जाता है, दो गैसियस प्रोडक्ट देता है। कार्बन वो एलिमेंट है जिसको कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज करके दो गैसियस प्रोडक्ट बनाता है। कौन कौन से, CO2 SO2। तो आपको रिएक्शन कंप्लीट क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं। तो 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इन क्वालिटेटिव एनालिसिस व्हेन H2S इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HCl। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो खामखा बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, बस समझा देता हूँ। कहता है कि H2O को हमने पास किया है एक एक्वस सॉल्यूशन किसके, डाइल्यूट HCl के सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से, और एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बना है, बहुत अच्छी बात है। फिर हमने उस प्रेसिपिटेट को क्या किया है, HNO3 के साथ बॉयल किया है, तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहली बात क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। दो टाइप की एनालिसिस होती है, क्वांटिटेटिव और दूसरी क्वालिटेटिव। तो यहाँ पे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं और H2S को पास कर रहे हैं किसके थ्रू, एक ऐसे सॉल्ट के थ्रू जिसको हमने एसिडिफाइड किया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, उससे हमें एक ब्लैक प्रेसिपिटेट मिला है। फिर हमने क्या किया है कि उस प्रेसिपिटेट को डाइल्यूट HNO3 के साथ हमने बॉयल कर दिया है और एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है, अब अगर हम उस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जो अमोनिया है उसका सॉल्यूशन और मिला दें, एक्सेस मिला दें, तो ये सॉल्यूशन हमें क्या देगा, क्या देगा ये हमें, ये सॉल्यूशन ये पूछ रहा है। तो होता ये है कि जब हम प्रेसिपिटेट को बॉयल करते हैं तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है और ये क्या देता है आपका, हमने एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐड किया है। क्या ऐड किया हमने, एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐड किया है। तो ऑब्वियस ही बात है जब अमोनिया ऐड करोगे तो ऑप्शन में अमोनिया ही होना चाहिए ना, ये तो मतलब ही नहीं बनता यार ये क्वेश्चन पूछने का। ये देखो ना, जब आपने अमोनिया ऐड किया है तो इनमें से तो कुछ बनेगा नहीं ना, अमोनिया ही तो ऐड किया आपने। तो डीप ब्लू सोल्यूशन किसका आएगा, CuNH3 2+ का। सिंपल सी बात है। कभी कभी पेपर में बल्कि ये पूछ लेता है, पूछा हुआ है नीट में भी जेई में भी, कि जो ब्लू कलर होता है ये अमोनिया का, मतलब इस टाइप का कंपाउंड दे देगा, वो किसकी वजह से, तो वो आंसर होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो पेपर में कहीं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो याद रखिएगा ब्लू कलर उसी की वजह से होता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, मतलब क्लोरीन ले लिया हमने
और उसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया। ठीक है, तो कह रहा है क्या बनता है, तो कितनी सिंपल सी बात है, ये टूटेगा Na+OH- में, इधर ये क्लोरीन टूटेगा और इधर बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl, और फिर ये आपका बन जाएगा NaClO3। क्या बन जाएगा, NaClO3, और बाकी बचा हुआ वाटर बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर H2O। मतलब तीन चीज़ें बनी, NaCl, NaClO3 और वाटर, जब हमने क्लोरीन को रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो बेसिकली क्या मेन चीज़ क्या बन रही है, नमक और पानी तो आपका ऐसे ही रहा, NaClO3 यानी सोडियम क्लोरेट, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोरेट। तो कहीं ऑप्शन है क्या, क्लोरेट है ना, सी ऑप्शन आपका क्लोरेट का है, तो सोडियम क्लोरेट आपका रहेगा। ठीक है, तो वैसे ये ऑप्शन भी सही है, मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड क्लोरेट, क्योंकि हमारे पास तो बेसिकली क्लोराइड भी आया है ना, हम क्लोराइड के लिए भी मना नहीं कर सकते, NaCl भी हमारे पास बन रहा है। तो अगर यूजुअली पेपर में आपको सिर्फ ऑप्शन में सोडियम क्लोरेट ही देगा, लेकिन अगर दोनों आपको दे देगा तो फिर आपको मिक्सचर इसी के साथ जाइए आप, मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड क्लोरेट, क्योंकि NaCl बन रहा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसका डी हो जाएगा, इसके सी पे मत लगाइएगा क्योंकि दोनों बन रहे हैं। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू अ क्लोराइड साल्ट, हमने क्या किया कि एक क्लोराइड साल्ट में H2SO4 को ऐड किया है, कलरलेस फ्यूम्स इवॉल्व हुई हैं, है ना, लेकिन जब आयोडाइड सॉल्ट है वायलेट फ्यूम्स आती हैं। ये किसकी वजह से आती हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से आती हैं, क्योंकि जो आपका HI होता है ना, वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, I2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। किस में हो जाता है, देखो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है किसके मुकाबले, सल्फ्यूरिक एसिड के मुकाबले। हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इस वजह से ये क्या कर देता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है ना, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये जो HI है ये H2SO4 को रिड्यूस कर देगा। ध्यान से समझिएगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है, एजेंट का मतलब यही है दूसरे को करना, वो दूसरे को रिड्यूस कर देता है, और जो दूसरे को रिड्यूस करता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो HI यहाँ पे क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो H2SO4 को रिड्यूस कर देगा। किस में रिड्यूस कर देगा, SO2 में। H2SO4 को किस में रिड्यूस कर देगा, SO2 में, और HI खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जब कभी भी क्लोराइड सॉल्ट को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो जो कलरलेस गैस बनती है किसकी वजह से बनती है, HCl गैस की वजह से बनती है। किसकी वजह से, HCl गैस की वजह से। ठीक है, तो जब आपने क्लोराइड सॉल्ट को H2SO4 के साथ डाला, बोला ना कलरलेस फ्यूम बना है, तो किसकी वजह से बना है, HCl की वजह से। ये चीज़ याद है, यहाँ पे नहीं पूछा है लेकिन हो सकता है अगले में वो पूछ ले। तो यहाँ पे क्या पूछा है उसने कि आयोडाइड सॉल्ट में जो वायलेट फ्यूम्स आते हैं वो किसकी वजह से है। तो आयोडाइड में जो वायलेट फ्यूम्स आएंगी वो किसकी वजह से बताया मैंने आपको, जो HI ऑक्सीडाइज होके क्या बनाया, I2 बनाया आपका। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने दोनों का बता दिया है कि किस में क्या होगा। 10th देखते हैं। अब 10th क्वेश्चन में ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है कुछ आयंस का वो आपको दे रखा है, इसमें आपको क्या अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, कि किसकी, देखो आपको आयन दे रखा है, यहाँ पे 3 आयन दे रखे हैं, उनके आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, और फिर आपको बोला है कि इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है उनमें आप क्या करो, है ना, इनको अरेंज करो। तो सबसे ज़्यादा BrO4-, फिर IO4-, ClO4-, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। लेकिन सी करेक्ट ऑप्शन कैसे होगा वो भी जानना जरूरी है या नहीं है। तो देखो जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना किसी भी सब्सटेंस का, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि उस सब्सटेंस की एबिलिटी रिड्यूस होने की, उस सब्सटेंस की रिड्यूस होने की कितनी एबिलिटी है वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो जैसे कि रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो उस सब्सटेंस के रिड्यूस होने की एबिलिटी, रिड्यूस होने की क्षमता क्या होगी, इंक्रीज करेगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसकी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। देखो अगर मैंने पहले ही बोला, अगर कोई चीज़ खुद रिड्यूस हो रही है मतलब वो क्या हो रही है, रिड्यूसिंग एबिलिटी अगर उसकी इंक्रीज हो रही है, किसी और को रिड्यूस करने की एबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है, उसकी इंक्रीज हो रही है ना, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा आपका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो किसकी हो जाएगी, BrO4 की हो जाएगी, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबसे ज़्यादा है ना। जिसका
रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप, ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया है ना, एबिलिटी, किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो कैसे कितनी जल्दी रिड्यूस होता है, ठीक है। ये चीज़ भी समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग स्पीशीज, ठीक है। बॉन्ड एंगल का जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपसे पूछ रहा है Cl2O, ClO2, ClO2, ये है। मतलब एक ही, यहाँ से आप ऑप्शन देख लो, यहाँ से क्लियर दिखेगा ये वाले ऑप्शन, यही तीन है, बस इनको आगे पीछे करके उसने पूछ रखा है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, ClO2 का होता है बेसिकली। तो ClO2 फिर सिंगल माइनस वाला और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा Cl2O। तो ClO2 ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन ए कैसे होगा वो भी चीज़ समझो। जब मैं बात करता हूँ ClO2 माइनस की, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। इसमें इलेक्ट्रॉन, देखो आप ना क्या करो, जब कभी भी आपसे शेप पूछे, जब कभी भी आपसे बॉन्ड एंगल पूछे, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो आपसे क्या जानना चाहता है, वो आपसे हाइब्रिडाइजेशन जानना चाहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करो कि आप अगर आप ये चैप्टर अच्छे से करना चाहते हो तो क्लास 11th का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कंसेप्ट अच्छे से देख लो। जब आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल रखी है, sp3d sp2d ये सब कर रखा है, तो वो उसकी शेप क्या होती है वो देख लो। इतना काम करके आओ तो आपका मतलब बन जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो जो आपका ClO2 माइनस है उसमें क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से जो दो ऑक्सीजन होते हैं वो क्या करते हैं, पास आ जाते हैं, और उस वजह से क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ClO2 माइनस में जो बॉन्ड लेंथ होता है, सॉरी बॉन्ड एंगल होता है, वो क्या हो जाता है आपका, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ठीक है। और जबकि जो बॉन्ड एंगल ClO2 में होता है वो क्या होता है आपका, Cl2O वाला हुआ करता था आपका 111 डिग्री होता था Cl2O में, और ClO2 माइनस में इनके बीच में रहता था, और ClO2 में जो होता था वो होता था 118, ठीक है। तो ये रहता है, एंगल्स भी याद हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा बुक देखोगे खोलोगे तो आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ClO2 में होता है बॉन्ड एंगल, फिर ClO2 माइनस में, फिर Cl2O में। Cl2O में बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, कम ही रहता है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो सब में, आपको कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, जो आप ये चार रट के मत जाओ, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो कैलकुलेट करना सीखो। जैसे मैं बात करता हूँ BrO2 की, BrO2 माइनस की, तो आपको पता होना चाहिए Br का क्या हो जाएगा 35, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, और एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो 2 × 8 है ना। और माइनस है, माइनस का मतलब होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन और ले रखा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। प्लस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर रखा है, तो प्लस साइन रहेगा तो -1 करेंगे, माइनस साइन रहेगा तो +1 करेंगे। तो टोटल हम जोड़ देंगे तो 25 + 16 और 1 17, तो 25 कह रहा हूँ 35 + 17, और ये हमारा कितना हो जाएगा 52 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 52। समझ आया कैसे निकाला। इसी तरीके से हम BrF2 का भी निकालते हैं, BrF2 प्लस, तो यहाँ पे ब्रोमीन का कितना हो जाएगा 35 ही रहेगा। और फ्लोरीन का कितना होता है 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 × 9, और प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 है ना, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है अपना। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 35 + 18 -1, वही बात बन के आ रही है कितनी 52। तो दोनों में 52 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 52 इलेक्ट्रॉन है, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसमें सेम रहता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला 13th क्या कह रहा है, कह रहा है द सेट विथ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्या पूछा है उसने आपसे कि जो करेक्ट ऑर्डर है एसिडिटी का वो क्या है, HClO4, HClO3, HClO2, ये सब पूछा है, रटा हुआ है। O4 सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, O3 उससे कम, O2 उससे कम, O सबसे कम, यानी करेक्ट ऑप्शन 1 हो गया। लेकिन ये होता कैसे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जब कभी भी आपसे इस तरीके का कोई भी एसिडिटी का पूछे तो आप उनका कॉन्जुगेट बेस निकाल लो, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस का सिंपल सा मतलब होता है एक एक हाइड्रोजन निकाल दो, है या नहीं है, एक एक हाइड्रोजन आप क्या करो निकाल दो। तो HClO का क्या हो जाएगा ClO नेगेटिव,
HClO2 का क्या हो जाएगा, ClO2 निगेटिव। HClO3 का क्या हो जाएगा, ClO3 निगेटिव। HClO4 का क्या हो जाएगा, ClO4 निगेटिव। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, क्लास 11th इक्विलिब्रियम है ना। 3 एसिड बेस के कंसेप्ट थे, अर्हीनियस और ब्रोंस्टेड लॉरी और लुईस एसिड बेस। तो अर्हीनियस को क्लासिकल कंसेप्ट कहा जाता था, जो लुईस होता था वो उसने इलेक्ट्रॉन के टर्म में समझाया था उन्होंने, और जो ब्रोंस्टेड लॉरी थे उनका जो था उसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पढ़ाया गया था। तो आप वहाँ से इस चीज़ को समझ लेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस। तो हमने सारे एसिड के कॉन्जुगेट बेस बना दिए, ठीक है। अब एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। यानी तो ClO4 माइनस क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और ClO माइनस क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। भैया जितना ज़्यादा एटम का साइज बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो अब अगर किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, इसका मतलब है कि वो एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। एसिड के स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है, कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, जो इजिली प्रोटॉन डोनेट कर सके। स्टार्टिंग में तो ये बोला गया था एसिड वो होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं, लेकिन बाद में ये बोला गया कि भैया जैसे BF6 हो गया, BF3 हो गया, अब इनके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या ये एसिड नहीं है। तो बाद में ये बोला गया कि जरूरी नहीं है कि एसिड के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है, प्रोटॉन डोनर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्रोटॉन डोनर होने चाहिए। तो वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है जो इजिली प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। अब अगर किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, जितना ज़्यादा स्टेबल है वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। और कौन सा स्टेबल होने के लिए क्या जरूरी है, एटम का साइज जरूरी है। तो आप इन सब में देख लो, जो भी आयन आपका मॉलिक्यूल है जिसका साइज सबसे बड़ा है, स्टेबल है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि इतनी देर में सिर्फ 13 क्वेश्चन हो पाए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन टिक कर रहा हूँ आगे बढ़ता जा रहा हूँ, उससे सिर्फ आप ऑप्शन देखेंगे, आप पेपर में बना नहीं पाएंगे, आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दे दो चलेगा, लेकिन अब आए हो तो समझ के जाओ पूरा। इन विच केस ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट। आपसे क्या पूछा है उसने कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो करेक्ट आपका नहीं है। तो HClO2 सेम सेम वही चीज़ लग रही है। अच्छा, इसमें अलग अलग कंपाउंड है, HI HBr ये सब भी है ना। तो करेक्ट नहीं है वो ये पूछ रहा है। तो HI HBr HCl ये बिल्कुल करेक्ट है। अब ये करेक्ट कैसे है, क्योंकि आपको पता है आई क्या है, सबसे बड़ा आपका मतलब इनके बीच में, इन तीनों में सबसे बड़ा हैलोजन है। अब जितना बड़ा साइज होगा उतना ही बढ़िया ये क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। अगर हाइड्रोजन आयोडीन में, आयोडीन क्या है, बहुत बड़ा है ना, HBr में थोड़ा छोटा है, HCl में सबसे छोटा है। जितना छोटा होगा ना उतना स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, और जितना बड़ा होगा ना ये एलिमेंट उतनी जल्दी क्या होगा, छोड़ के जाएगा। तो उसको बोलेंगे बिगर द साइज बेटर द लिविंग ग्रुप, है ना। तो ये इतनी जल्दी निकल के जाएगा, और जितनी जल्दी हाइड्रोजन से अलग होगा उतना बढ़िया वो एसिड है। एसिड का तो मतलब ही यही है कि हाइड्रोजन जल्दी से जल्दी अलग हो जाए। तो जितनी जल्दी आयोडीन छोड़ के जाएगा उतना बढ़िया ये एसिड रहेगा। तो Br में भी क्लोरीन के मुकाबले जल्दी छोड़ के जाएगा, सबसे लेट से क्लोरीन ही छोड़ के जाएगा क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो यानी ये क्या है आपका, करेक्ट है। ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं HClO4 की या फिर HBrO4 की, HiO4 की, तो बेसिकली ये क्या है, ये हैं आपके ऑक्सो एसिड। क्या है आपके, ऑक्सो एसिड। तो जैसे जैसे जो आपका सेंट्रल एटम होती है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, आपके ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। आपके ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो ये जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, ये जरा ध्यान से देखिए, ठीक। तो हमने क्या कहा कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का जैसे जैसे क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है ना। ठीक है, मैं यहाँ सेंट्रल एटम बोल रहा हूँ, सेंट्रल मेटल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन ये मेटल नहीं है। तो सेंट्रल एटम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जैसे जैसे इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो क्लोरीन की ज़्यादा है, यानी इन सब में सबसे ज़्यादा क्लोरीन आपका एसिडिक है, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो इसमें रिवर्स ऑर्डर दे रखा है, यानी ये डी वाला क्या है आपका, गलत है, ठीक है। समझ आई बात। अगला आपका क्या कहता है कि बाकी ये सब भी सही है, ठीक है, बाकी तीनों सही है, बाकी तीनों सही है आपके। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है जो नीचे दिया हुआ है और क्या है, इनकरेक्ट है।
ONF इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O2N माइनस। देखिए अभी मैंने आप लोगों को ये कैलकुलेट करना सिखाया है ना, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। O2N माइनस, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8, 2 हैं है ना, 2 एटम है तो 16 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे आपके 7, और माइनस माइनस का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया है तो 24 हो गया है ना। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 24। अब ONF की बात करते हैं, ONF की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, फ्लोरीन का 9, तो 9 8 17, 17 7 24, 24। उसमें भी तो 24 ही हुआ था, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट है ही नहीं है ना। अगला क्या कहता है, O3 मॉलिक्यूल इज बेंट। ये तो अगर आपने याद कर रखा है, ओजोन को एक बार भी पढ़ रखा है, जो कि पढ़ना चाहिए आपको ओजोन को, तो नहीं पढ़ा है तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए अभी कि O3 मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, बेंट होता है ना, ऐसे ऐसे वाली शेप होती है, ठीक है। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। OF2 क्या है आपका, फ्लोरीन का ऑक्साइड है, गलत है ये, ठीक है। ऑक्साइड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है। हो सकता है आप में से बहुतों को यही कंसेप्ट ना पता हो, ठीक है, बचपन से पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में नहीं बहुत बार आती छोटी छोटी चीज़ें। तो ऑक्साइड का मतलब वो होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन का चार्ज क्या हो, -2। तो हम जब देखते हैं OF2, हमारी तो जनरल आदत क्या होती है कि जहाँ कहीं भी हम ऑक्सीजन देख लेते हैं उसको ऑक्साइड बना देते हैं, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल में। तो नहीं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। OF2 के अंदर जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे जो चार्ज रहता है ना, वो क्या रहता है, वो +2 रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पे OF2 को एक ऑक्साइड कंसीडर नहीं करते हैं। ऑक्साइड का मतलब है कि ऑक्सीजन का चार्ज होना चाहिए -2, ठीक है, लेकिन OF2 में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे चार्ज आ जाता है +2, तो इस वजह से OF2 को हम क्या करते हैं, ऑक्साइड फ्लोरीन का कंसीडर नहीं करते हैं। अगला, इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ जेनन, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जेनन का कंपाउंड बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो बार्टलेट जो है उन्होंने क्या किया, हैज टेकन O2 + PtF6- एज अ बेस कंपाउंड, ठीक है, उन्होंने इसको एक बेस कंपाउंड के तौर पे लिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, ये बड़ा सिंपल सा है, पहले अगर कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। क्योंकि जो O2 है और जेनन है, दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेम होती है, दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सेम होती है। तो जब कभी भी जेनन का कंपाउंड बन रहा था, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, प्रिपरेशन का क्वेश्चन है ये, तो बार्टलेट ने क्या किया था, O2 + PtF6- को एक बेस कंपाउंड माना था। उसका रीजन ये था कि ऑक्सीजन और जेनन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। हुआ ये था कि बार्टलेट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका, जेनन का, वो ऑलमोस्ट किसके बराबर है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बराबर है। और उससे उन्होंने क्या किया था, आपको याद है ना, बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है, आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। तो वही बॉर्न हैबर कैलकुलेशन किया था उन्होंने, और उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि एक स्टेबल कंपाउंड होगा, और कौन सा स्टेबल कंपाउंड होगा, Xc + PtF6-, ये उन्होंने बताया था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बॉर्न हैबर साइकिल नहीं पढ़ी है, तो कोई बात नहीं, आप बस इसको एक बार दिमाग में देख के याद रखिएगा, अगली बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप कर देंगे। इसमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन वाला है भी नहीं, जिसने पहले पढ़ रखा है वो करेगा, जिसने एक बार भी नहीं पढ़ रखा उससे नहीं बनेगा, है ना। 2 टाइप ऑफ F×F एंगल्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको X का मतलब यहाँ पे दे रखा है कि सल्फर है, जेनन है, कार्बन है, ठीक है, और आपको कह रहा है कि अच्छा FXF एंगल है, FXF, मैं उसको क्रॉस पढ़ बैठा, किस में प्रेजेंट होता है ये एंगल, ठीक है, किस में प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है SF4 में, ठीक है, किस में है ये, SF4 में। तो होता क्यों है, जरा ध्यान से समझिए। SF4 की शेप कैसी है, आपको सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी, सबकी हाइब्रिडाइजेशन से आपको सबकी शेप पता करनी पड़ेगी। तो SF4 क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, मैंने ऊपर बताया था आज की क्लास में। XCF4 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से सुनिए, ये वो कंपाउंड है जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन चारों का जो मैं बोल रहा हूँ ना, इतनी चीज़ आप रट लो, कॉपी पे लिख लो चाहो तो। SF4 क्या है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसमें 2 टाइप के एंगल होते हैं, क्या होते हैं, 2 टाइप के एंगल, ऐसा, ठीक है, 2 टाइप का एंगल। जो आपका XCF4 है, XCF4 ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक ही टाइप का एंगल होता है। जो SF6 होता है आपका, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, इसमें एक ही टाइप का एंगल होता है, ठीक है।
और जो आपका CF4 है वो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें भी एक ही टाइप का एंगल है। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से शेप कैसे निकालते हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसमें बता दूंगा निकालने का तरीका आप लोगों को, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे तो नहीं बता सकता, ऑलरेडी इतना डिटेल में करवा रहा हूँ, वीडियो स्लो हो गई, 100 क्वेश्चन हो भी पाएंगे नहीं, थोड़ी दिक्कत वाली बात है। अभी हम 18 पे ही हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ XeF6, अच्छा रटा होना चाहिए, अभी मैंने बताया XeF4 क्या था आपका, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। या तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आनी चाहिए वहाँ से, वही मेन तरीका ही वही है, ठीक है। तो XeF4 का क्या बताया आपको, स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। तो XeF6 का आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्टॉर्टेड में आता है बेसिकली, ये है ना डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये क्या आ जाएगा आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सबसे पहली बात आपको ये, इसको ना कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, चाहे आप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल लो या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल बोल लो, डबल PED, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। इसकी हाइब्रिड, बार बार कह रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन रटी होनी चाहिए। sp3d5 क्या होता है, sp3d5 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो XeF6 में होता क्या है कि 5 होते हैं बॉन्ड पेयर और 1 होता है लोन पेयर। देखो एक चीज समझो, XeF4 और XeF6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 5 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है। तो जो स्ट्रक्चर होता है आपका इसका, वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। Xa इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, ठीक है, 2 यहाँ ऊपर एकदम, और फिर आपके क्या होते हैं, 2 इधर होते हैं, ऐसे आपके 6 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का। ये है एग्जैक्ट शेप, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, ठीक है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्या कहता है, अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीशीज आर आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल पूछ रहा है आपसे, तो आइसो स्ट्रक्चरल कौन से कंपाउंड होते हैं, वो जिन, अब ये नहीं आप स्ट्रक्चर बना के देखने लग जाओ, कितना कितना बनाते रहोगे। तो एक तरीका समझो, आइसो स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं आपको वहाँ स्ट्रक्चर बना के देखना है। आइसो स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जिनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेम हो, जिसमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हो। तो आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। ये सारा का सारा केमिकल बॉन्डिंग में सिखा रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले तो आप जाके केमिकल बॉन्डिंग पढ़िए, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो कितने क्वेश्चन याद करेंगे आप, ठीक है। मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा केमिकल बॉन्डिंग की, ठीक है। और उसमें तो प्रॉपर आपको थ्योरी की क्लास लेनी चाहिए, ठीक। अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो जो आपके XeO3 है, XeO3 और BrO3 माइनस, ये क्या होते हैं आपके, ये आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं आपके, बिल्कुल सेम होते हैं। अगर मैं बना दूं, कुछ ऐसा बनता है आपका, ठीक है, दोनों का सेम ऐसा ही बनता है, ठीक है। बस अब ब्रोमीन वाले में वहाँ ब्रोमीन कर दो, तो इस टाइप की शेप इनकी कुछ बनती है, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, सी हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। अब अगर मैं 20th क्वेश्चन की बात करूं, तो 20th में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हीलियम। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हीलियम के लिए ट्रू नहीं है। ही इज यूज्ड इन गैस कुक्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, सॉरी ही बोल गया हीलियम, ठीक है। तो करेक्ट नहीं है ये पूछा है, तो बिल्कुल सही है ये आपका गैस, ये गैस कुक्ड न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं होगा, ये गलत प्रिंट हुआ है, गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है, गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ठीक है। और क्या है, हीलियम इज यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर। हाँ, ये क्रायोजेनिक एजेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये क्रायोजेनिक एजेंट आपका क्या है, होता है। अगला क्या है आपका, हीलियम इज यूज्ड टू फिल गैस बैलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज लाइटर देन हाइड्रोजन एंड नॉन इन्फ्लेमेबल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो हम ही, आपको पता है, अगर आपने बहुत सारी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देख रखी हैं तो आपको ये पता होगा कि हीलियम को अगर आप इनहेल करते हैं, लेते हैं, ओरली लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं, तो ह्यूमन वॉइस आपकी चेंज कर देता है वो, ठीक है। और ये आपका जो एयरक्राफ्ट में भी फ्यूल के तौर पे, जो लाइट वेट एयरक्राफ्ट है उसमें भी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन हीलियम हाइड्रोजन से हेवियर होता है, हीलियम हाइड्रोजन से हल्का नहीं होता है, ये थर्ड वाला गलत है, हीलियम हाइड्रोजन से हेवियर होता है, ठीक है।
और लेकिन फिर भी उसको क्या करते हैं हम, एयर बैलून में हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं। अगर हम एयर बैलून में ना सिर्फ हाइड्रोजन भरेंगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हीलियम क्या करता है, बैलून को मतलब उड़ने के लिए सेफर बना देता है, ठीक है, और इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन से हल्का होता है। ये एक ऐसा मिसकंसेप्शन है जो 90% लोग यही समझते हैं कि हीलियम हल्की होती है हाइड्रोजन से, इस वजह से हम उसको गैस में यूज करते हैं, हाइड्रोजन वो बैलून में यूज करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, हीलियम तो हेवी है हाइड्रोजन से, ठीक है। और जो डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, वो भी क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन और हीलियम को अपने डाइव्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को कूल करने के लिए हीलियम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो वेल्डिंग कंपनीज होती हैं वो भी इसको इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। आपने कौन सा था, हेनरीज लॉ वगैरह, उसकी एप्लीकेशन में जरूर ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो मॉडर्न डाइविंग अपैरेटस, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, क्योंकि उसने आपसे ये पूछा नॉट ट्रू। अच्छा, पेपर करते वक्त ना कभी जल्दीबाजी में, एक्साइटमेंट में आके ना नॉट ट्रू वाले में जो ट्रू है उसको टिक मत कर देना। इस चीज़ का ध्यान रखना कि नॉट ट्रू बोला है, ट्रू बोला है, ऑप्शंस में कहाँ कहाँ नॉट लगाया है, ठीक है। अगर पेपर ट्रिकी बना तो ये काम कर सकते हैं। कहता है ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व when ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व व्हेन ओजोन रिएक्ट विथ। जब ओजोन किसके साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है, ये आपसे पूछा है। तो Ki के साथ, NO के साथ, और किसके साथ, SnCl2 के साथ, और PbS के साथ। तो 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग एक बार ये बताइए। ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है किसके साथ, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एक करके देख लेते हैं। हम Ki के साथ अगर ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो Ki प्लस H2O प्लस O3, है ना। तो ये क्या क्या देता है, ये आपका देता है, रिएक्शंस रटी होनी चाहिए, 2KOH प्लस I2 प्लस O2, इसमें ऑक्सीजन बाहर आती है। जब मैं NO के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, है ना, NO के साथ, तो उस केस में भी ऑक्सीजन बाहर आती है। जब मैं PbS के साथ करता हूँ उस केस में भी ऑक्सीजन बाहर आती है। SnCl2 के साथ ऑक्सीजन बाहर नहीं आती, ठीक है। होता क्या है, जब SnCl2 के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी, O3 की, तो क्या क्या बनता है, SnCl4 और H2O बनता है। SnCl4 और H2O बनता है, O2 बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो रिएक्शंस, जिसने रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर रखी है उसका ये क्लियर होगा, ठीक है। In the halogen family, the oxidizing action increases in the order. Halogen family आपको पता है कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला जो था ये क्या है आपका, ठीक है, हेलोजन फैमिली है। और इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है वो किसका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, है ना। जो देखो, जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन उतना ज़्यादा होगा। जो रिएक्टिविटी होती है हेलोजन की वो क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है ना। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग आपका वो होता है वो कौन होता है, फ्लोरीन होता है ना। तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो कौन है आपका, फ्लोरीन है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग जो है वो कौन सा हेलोजन है, वो कौन सा है, फ्लोरीन है। अब ये जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी वो आपकी डिक्रीज करती जाती है ना एक्वस सॉल्यूशन में डाउन द ग्रुप जाने पे। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप एक्वस सॉल्यूशन में जाओगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है हेलोजन की वो कैसे इंक्रीज करती है आपकी, मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन, कैसे इंक्रीज करती रहती, ये चीज़ याद रहनी चाहिए। इन अपर लेयर ऑफ एटमोसफेयर ओजोन इज फॉर्म्ड बाई। तो ओजोन कैसे फॉर्म्ड होता है, जो आपके यूवी रेज हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे गिरते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूट जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है, ठीक है। और स्प्लिट अप होके क्या बना देता है आपका, एक ऑक्सीजन का नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, फ्री रेडिकल बना देता है, ठीक है। और उस फ्री रेडिकल वो फिर आपका O2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, O3 बना देता है। O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है आपका, O3 बना देता है। तो यूवी रेज ऑन O2, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, एट रूम टेम्परेचर HCl इज अ गैस वाइल HF इज अ लिक्विड। तो ये आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे, क्वेश्चन आपने बहुत जगह देखा होगा, ठीक है। तो होता ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है किसमें, HF मॉलिक्यूल में। देखो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फ्लोरीन के ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से क्या होता है,
ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस वजह से ये लिक्विड फॉर्म में जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतने जो आपके एटम्स है वो पास पास होंगे। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या है, फ्लोरीन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, फ्लोरीन आपका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। एलिमेंट पास, मॉलिक्यूल आपके पास पास रहेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, जबकि HCl क्या हो जाएगा आपका, गैसियस फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, HFS हाइड्रोजन बॉन्ड। XeF6, देखिए मैंने आपको बोला था ना, XeF6 और XeF4 इनका जो भी मिले वो पढ़ लो, SF4 SF6 इनका जो भी मिले वो पढ़ लो। ठीक है, तो अगर मैं XeF6 का हाइड्रोलिसिस करता हूँ, हाइड्रोलिसिस का मतलब और कुछ भी नहीं होता है, इसको सिर्फ वाटर के साथ ट्रीट करना होता है। अच्छा, हाइड्रोलिसिस दो टाइप की है आपकी, एक होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दूसरा होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात की है शायद यहाँ पे, क्योंकि पार्शियल तो हाँ कंप्लीट लिखा है, तो 3H2O, तो जब हमने 3H2O के साथ ट्रीट किया तो क्या बन गया हमारा, ये बना देता है XeO3 प्लस 6HF, क्या बना देता है, XeO3 प्लस 6HF। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा। 26 देखते हैं, 26 में क्या कहा है इसने, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ठीक है, तो बताया मैंने, एफिनिटी वर्ड का मतलब होता है चाहत, इलेक्ट्रॉन जो लेना चाहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी आपकी, फ्लोरीन की, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, फ्लोरीन, फिर नहीं क्लोरीन, क्लोरीन किस ज़्यादा है ना, क्लोरीन की ज़्यादा है। ये एक स्पेशल केस है, ये आपका ये स्पेशल केस है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से भी और ब्रोमीन से भी। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को भी देखते हैं। देखिए, अगर बाई चांस कभी पढ़ाते हुए बीच में कोई गलत लाइन निकल गई हो तो इतनी कॉमन सेंस है, आप 5वीं 6ठी के बच्चे नहीं है कि उसको आप खुद से करेक्ट कर सकें। लेकिन अगर हाँ कहीं डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के पूछिए। ठीक है, लेकिन अगर लग रहा है कि बाई चांस गलती से कोई चीज़ फ्लो में गलत निकल गई है तो उसके लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको खुद से करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो 26 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी हो गया। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है एलिमेंट का, वो क्या होता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप आपका घटता जाता है, लेस निगेटिव होता जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फ्लोरीन की, वो क्लोरीन से क्या होती है, कम होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा जो आपका फ्लोरीन का स्मॉल साइज है इसकी वजह से होता है। साइज छोटा है तो उसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो क्या है, छोटे छोटे होते हैं, फ्लोरीन में कम होता है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उसको मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है, तो स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन की वजह से ये सारा चक्कर होता है। ठीक है, 27, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ H2S इज। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, SO2 को पास किया है किसके, H2S के सॉल्यूशन के थ्रू, तो SO2 प्लस H2S किया। ठीक है, मैंने बहुत सारी रिएक्शन लिखी हैं जिनमें से बहुतों को बैलेंस किया है, बहुतों को बैलेंस नहीं किया है, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, मेन प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा और सल्फर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सल्फर निकलता है प्रेसिपिटेट के तौर पे, क्या होता है, सल्फर निकलता है आपका प्रेसिपिटेट के तौर पे। ठीक है, तो जब हम SO2 को पास करेंगे किसके थ्रू, सॉल्यूशन ऑफ H2S के थ्रू पास करेंगे, तो सल्फर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। करेक्ट ऑप्शन बी। अगला कहता है तो नोबल गैस नॉट एडजॉर्ब्ड। एक चीज याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन अलग होता है, एडजॉर्प्शन अलग होता है। इस चैप्टर तक आप आए हैं तो इतना तो पढ़ के आए होंगे, है ना। तो कहता है जो कोकोनट चारकोल होता है, चारकोल, उसको कौन सा गैस क्या है, एडजॉर्ब नहीं करती है ना। तो कौन सी गैस हो जाएगी आपकी, हीलियम। हीलियम गैस जो है वो कोकोनट चारकोल के थ्रू क्या होती है, एडजॉर्ब नहीं होती है। अब जरा ध्यान से समझिए, होता ये है कि ऐसी गैसें जिनको हम बहुत इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं ना, वो ज़्यादा आपकी एडजॉर्ब होती हैं। जो गैसें ज़्यादा लिक्विफाई की जा सकती हैं वो ज़्यादा एडजॉर्ब होती हैं। ठीक है, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और जितने, ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जाएगा एटॉमिक साइज, वैसे वैसे उनके बीच में एटॉमिक साइज बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता गया,
बढ़ता गया, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता गया, और उस जितना ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो उनको लिक्विफाई करने में उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी। समझ आ रही बात या नहीं आ रही है? तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं हीलियम से जेनन तक, ठीक है, हीलियम से जेनन तक, तो क्या होता जाएगा आपका, इंक्रीज करता जाएगा। क्या इंक्रीज करता जाएगा आपका? ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ठीक है। नहीं, एक मिनट, जैसे जैसे आपका ये बढ़ेगा ना, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। समझिए जरा, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाता है आपका, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं हीलियम से लेकर जेनन तक, तो फिर आपका जेनन का साइज सबसे बड़ा है, इसको इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है, ठीक है। और जो जितना इजीली लिक्विफाई होगा वो उतने ज़्यादा एक्सटेंड तक एडजॉर्ब होगा, लेकिन हीलियम सबसे छोटा है, इसको लिक्विफाई करने में बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से इसका इतना एडजॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है। छोटा सा लगने वाला एक क्वेश्चन कितनी एक्सप्लेनेशन मांगता है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगला, द हैलोजन एसिड विच इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरी। देखो एक चीज़ ये भी हो सकती है, मैं क्वेश्चन पढ़ूँ सीधा टिक करूँ आगे चलूँ और आप उसको रट लो, तो फिर समझ नहीं आएगा, पेपर में वो बनेगा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, आप फिर वहीं सरेंडर कर दोगे, ठीक है। तो कहता है हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या होता है? जो आपके HCl, HBr, HI ये सब जो होता है ना, मतलब हैलोजन के साथ जो आपका हैलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके साथ आप हाइड्रोजन जोड़ दो बस, तो आपका हैलोजन एसिड हो गया। तो कहता है कि जो आपका हैलोजन एसिड है उनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका क्या करता है, ग्लू निकालता है। क्या करता है आपका, बोन से ग्लू निकालता है, और क्या करता है, बोन ब्लैक को प्योरीफाई करता है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देख रहे हैं आप। अब इनमें से आप बताइए कि वो कौन कौन से हैं, कौन सा सही जवाब है आपका, ठीक। तो बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन है ये, कि जो आपका इस्तेमाल होता है इसमें क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। ऐसा हाइड्रोजन एसिड जो आपका बोन से ग्लू निकालने में और बोन ब्लैक को प्योरीफाई करने में इस्तेमाल होता है, वो कौन सा होता है, HCl होता है। अब अगला देखते हैं, डीप सी। मैं इस वीडियो में 30 क्वेश्चन ही रहने दूंगा, मैं इसके 3-4 पार्ट बनाऊंगा। मैंने ऐसे सोचा था एक सिंगल वीडियो में 116 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उतनी देखी नहीं जाएगी आप लोगों से, तो ज़्यादा बेटर है कि मैं 30-30 के 3-4 पार्ट बना दूंगा। आप उनको एक बार देख लीजिए, आधे आधे घंटे की 4 वीडियो है, मुश्किल से 2 घंटे में आप ख़त्म कर लोगे, एक दिन लगा के देख लोगे। लेकिन एक बार अगर ये सारी वीडियो आप देख लोगे तो आप भरोसा मानो कि आप ये इस चैप्टर को कभी छोड़ के नहीं आओगे। और आप ये जानते हैं, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, मैंने इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिक मार के आगे बढ़ाऊँ, एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये केमिस्ट्री है, ये करंट अफेयर नहीं चल रहा है कि बस आपने जान लिया और बहुत है, ठीक है। इसमें डिटेल में जानना जरूरी है। तो हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 30th कहता है, इन डीप सी डाइवर्स यूज अ मिक्सचर ऑफ। तो डीप सी में सी ड्राइवर किसका मिक्सचर यूज करता है, तो ऑक्सीजन एंड हीलियम। जस्ट आज की क्लास में ऊपर बताया है, ठीक है, जस्ट आज की क्लास में ऊपर बताया है, ठीक है। ऑक्सीजन और हीलियम आपका, कि ये क्या होता है, जो डीप सी में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होती है वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। हीलियम को यूज करते हैं ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए, किसमें, डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि हीलियम की जो होती है ना, ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बेंड्स, है ना, उससे बचने के लिए ये किया जाता है। ये चैप्टर 2 में, क्लास 12 के चैप्टर 2 सॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, हेनरीज लॉ वगैरह वाले कंसेप्ट में, तो एक बार वहाँ से देख लीजिएगा अच्छे से। आज की क्लास में इतना ही। आप मुझे वीडियो के ऊपर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए, तो मैं 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का एक और पार्ट बना के लाऊंगा। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी तो मैं 3-4 वीडियो में ये चैप्टर कवर कर दूंगा। और इसी तरीके से मैं इस बार 12th में जो भी आपके पेपर हो रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब MCQ आ रहे हैं, तो वो सारा मैं इसमें कवर कर दूंगा। ये आपका जेई के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जेई और नीट के लिए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जेई प्रीवियस ईयर है, नीट प्रीवियस ईयर है, उनको कंबाइन करके ही ये बनाया गया है। तो टोटल मैं आपको दिखा दूं एक बार, 116 के करीब क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, 116 के करीब क्वेश्चन है, और हमारे पास और भी क्वेश्चन है इसके। टोटल मेरे ख्याल से आपको 200 से 250 क्वेश्चन एक चैप्टर से करके जाने चाहिए, तो आप उस चैप्टर के बारे में श्योर हो सकते हैं थोड़ा सा कि हाँ हम कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको करने हैं ये क्वेश्चंस तो मुझे बताइए, कितनी वीडियोस बनाऊं, कितनी सीरीज बनाऊं,
कोई डाउट है, नहीं समझ आया, तो उसके लिए भी आप क्या करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आप आगे ऐसी वीडियोस चाहते हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।